नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर के जो इंटरव्यू हैं वो कैसे प्रारंभ होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न हमसे प्रारंभ में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें उनका आंसर देना होता है। मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम हंसराज चौधरी है और मैंने राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 साक्षात्कार दिए हैं। कॉलेज लेक्चरर 2010 व 2015 व आरएस 2012 का मैंने साक्षात्कार दिया है। तो अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आरपीएससी में इंटरव्यू चालू होता है। हमारे कई साथी पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिए पहुंचेंगे तो उनके मन में थोड़ा सा क्या होता है, भय या कि हम कह सकते हैं कि उत्सुकता होती है जानने की कि किस प्रकार से इंटरव्यू चालू होता है। उम्मीद करता हूं कि जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपके लिए काफी लाभदायक होंगे। जब हम सबसे पहले इंटरव्यू की बात करते हैं तो हम पिछले एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और किस प्रकार से बोर्ड पे हमें पढ़ाना चाहिए। उन वीडियो के लिंक आपको नीचे दे दिए जाएंगे। अब आप देखें कि इंटरव्यू कैसे प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड में नॉर्मली सामान्य तौर पर 3 लोग बैठते हैं। सबसे मध्य में हमारे बोर्ड के कौन बैठते हैं? चेयरमैन। ठीक है, ये आरपीएससी के सदस्य होते हैं और यहां पर हमारे बैठते हैं एक विशेषज्ञ और यहां पर हमारे एक बैठते हैं विशेषज्ञ। सामान्य तौर पर 3 ही लोग बैठते हैं, कभी कभी 4 भी बैठ जाते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके बोर्ड में 3 लोग बैठते हैं। ये चेयरमैन होते हैं और 2 हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो जब हम आरपीएससी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले चीज ये ध्यान रखिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाएं और उनकी 2-2 सेट फोटोकॉपी के बनाकर लेके जाएं। हमसे वहां पर मांगे जाते हैं। जो हमने पहले डाक से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर भेजे हैं उन्हीं के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमसे वो वहां पर क्या कराते हैं? मैच करवाते हैं। अब कई कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि सर ड्रेस कोड क्या होता है। तो इंटरव्यू के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको केवल एक चीज बताना चाहता हूं कि इस समय क्या है, गर्मी का मौसम है, तो इस प्रकार के ड्रेस पहने कि आपके पसीने ना दिखें। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स के यहां से पसीने आते हैं, पूरा शर्ट क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, तो वो अलग ही दिखता है। तो कोशिश कीजिए कि लाइट कलर का ऐसा शर्ट पहने जिसमें आपके पसीने ना दिखें। इसके अलावा जो पैंट और शर्ट हम पहनते हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। कंफर्टेबल इन द सेंस कि जब आप अंदर रूम में जाके चेयर पे बैठें तो आपकी पैंट कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई टाइट हो या फिर आप उसको पहन के असहज महसूस करें या अनकंफर्टेबल महसूस करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा कि ड्रेस कोड कुछ नहीं होता है। कपड़े पहने लेकिन कंफर्टेबल हो, आप में उनमें पहनने के बाद कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की। तो सबसे पहले इस प्रकार का सेटअप रूम में होता है और यहां पर आपके लिए एक चेयर रखी होती है। इस पे जाके आपको इन सभी जो हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं इनको हमें क्या करना है, अभिवादन करना है इनका, और इनसे पूछने के बाद जब ये आपको बोल दें कि बैठ जाइए तो फिर ये आप यहां पर बैठकर इनको थैंक यू बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि साक्षात्कार प्रारंभ कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आपसे चेयरमैन सवाल करता है। सबसे पहले आपसे कौन करेंगे सवाल? बोर्ड के चेयरमैन करते हैं और वो आपसे बोलते हैं कि आप आपके बारे में बताइए, इन द सेंस कि आपने कक्षा 10th कहां से की है, 12th, बीए, एमए, नेट और पीएचडी। ये क्वालिफिकेशन हमारे कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में जरूरी होती है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखें। अब क्या होता है, सबसे पहले आप 10th के मार्क्स
इन द सेंस प्रतिशत, कि आपने 10वीं में किस ईयर में की पहली चीज, कितने आपके मार्क्स आए और क्या आपके प्रतिशत मार्क्स रहे। ठीक है, आपके कितने प्रतिशत मार्क्स वहां पर आए हैं, ये आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। 12th में आपके क्या सब्जेक्ट थे, जब हमने 12th की किस ईयर में की, क्या हमारे सब्जेक्ट थे और कितने प्रतिशत हमारे मार्क्स आए। इसके बाद हम बात करें तो ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट थे। ठीक है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पूछने का इनका तात्पर्य होता है कि मान लीजिए जैसे मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं, ठीक है, अब मैं साक्षात्कार देने गया तो इन चेयरमैन साहब के अगर ज्योग्राफी नहीं है तो वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछना पसंद करेंगे। जैसे मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो जब मैं 2015 वाली भर्ती का इंटरव्यू दिया था मैंने 2018 में, तो मेरे से पूछा कि आपके ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट थे, तो मैंने बोला भाई सर हिस्ट्री थी, पब्लिकेट थी एंड ज्योग्राफी थी। तो उन्होंने कहा कि पब्लिकेट से आपसे क्वेश्चन पूछें क्या। तो अगर आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है कि भाई पब्लिकेट में क्या पढ़ा था आपने, तो आप बोल सकते हैं कि पूछ लीजिए सर। लेकिन यदि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हैं तो मना कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो इंटरव्यू है वो हमारे सब्जेक्ट का है, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज परखी जाएगी। ग्रेजुएशन में हमारे जो 2 अदर सब्जेक्ट थे उनमें हमारी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप वहां पर क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। एक चीज मेरे साथ क्या थी कि मेरे 12th में थी साइंस मैथमेटिक्स और मैंने फिर उसके बाद बीए की, आर्ट्स फील्ड में आया और सब्जेक्ट लिए। तो यहां पर जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 12th में अलग स्ट्रीम थी और उन्होंने ग्रेजुएशन अलग स्ट्रीम में किया है, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपके 12th तक तो आपने साइंस पढ़ी या फिर कुछ और पढ़ा और फिर आपने बीए क्यों की। तो सिंपल सी चीज है, जो भी आपके रीजंस रहे वो आप वैसा का वैसा बता दीजिएगा। जैसे मेरा था कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती थी तो मैंने साफ बोल दिया कि सर मेरे को मैथ्स में दिक्कत थी, आगे फ्यूचर नहीं था मेरा उसमें, तो फिर मैंने आर्ट्स फील्ड में आना पसंद किया। ठीक है, यहां पर बीए में आपके सब्जेक्ट और आपके किस ईयर में करी और आपके कितने परसेंट आए ये आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे मेरे से क्वेश्चन किया गया कि आपने ग्रेजुएशन कहां से की, तो जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था 2010 वाली भर्ती का, तो मैंने, देखो घबराहट सबको होती है, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे भी पैर कांप रहे थे। तो जब मेरे से पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कहां से किया, तो मैंने बोल दिया कोटा से। तो मैं अगला उनका सवाल था कि कोटा तो इतना बड़ा है, कहां से किया कोटा में। तो यहां पर हमें आंसर देना है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा या जो भी इंस्टीट्यूशन आपका रहा हो वहां से। आपने 12th कहां से की तो आपको स्कूल का पता होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन कहां से की तो आपको कॉलेज पूरा बताना है कि सर राजकीय महाविद्यालय जहां से भी आपने की है वो आपको इंस्टीट्यूशन का नाम याद होना चाहिए। इसके बाद आपके एमए में आपकी प्रीवियस और फाइनल में क्या क्या पेपर थे। ठीक है, पेपर का मतलब इन द सेंस अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो प्रीवियस में हमारे 3 कंपलसरी और 1 ऑप्शनल होता है, जबकि फाइनल में हमारे 1 कंपलसरी और 3 क्या होते हैं, ऑप्शनल। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर आपके चारों पेपर कौन कौन से थे और फाइनल में भी आपके चारों पेपर कौन कौन से थे। उससे आपके क्या है कि इंटरेस्ट का पता चलता है कि पीजी में आपने किन किन पेपर्स का अध्ययन किया है, तो देन वो आपसे यहां से क्वेश्चंस प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा फिर यहां पर नेट आपने किस ईयर में की वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपने पीएचडी की है या नहीं की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि आप वर्तमान में सुन रहे हैं कि पीएचडी को यूनिवर्सिटीज में क्या कर रहे हैं, कंपलसरी कर रहे हैं, और उच्च शिक्षा के लिए पीएचडी की डिग्री को क्या कर रहे हैं, अनिवार्य कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने पीएचडी की है तो किस सब्जेक्ट में, मतलब किस टॉपिक पर आपने रिसर्च की है, और यदि आपने पीएचडी नहीं की है तो अभी तक क्यों नहीं की है। तो जो भी आपका रीजन हो आपको वो बताना है कि सर मैंने इस कारण से पीएचडी नहीं की है। ये एक लगभग क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है। और पीएचडी कर रहे हैं या कर ली है तो आपने जिस टॉपिक पे करी है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
फिर अगर आपने एमफिल की है, ठीक है, जैसे कि मैंने एमफिल की है, तो एमफिल में आपने जो डेजर्टेशन लिखी है उसका टॉपिक क्या था। एक चीज ये ध्यान रखना कि डेजर्टेशन जो भी लिखी है उसका टॉपिक क्या था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर आपका क्या होता है, इंटरव्यू प्रारंभ होता है। ये तो आपने अपना क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन है, ये तो लगभग सभी अभ्यर्थियों से पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब हमारा जो इंटरव्यू प्रारंभ होता है वो चेयरमैन साहब हमसे क्वेश्चन करेंगे किससे रिलेटेड। पहली चीज, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई घटनाक्रम रिसेंटली घटा है तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इन द सेंस, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं आरएस 2015 वाला इंटरव्यू देने गया तो उससे 3 दिन पहले ही नेपाल में भूकंप आया था, ठीक है। तो नेपाल में जब भूकंप आया था तो मेरा पहला ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, भूकंप से रिलेटेड था। तो जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ घटनाक्रम घटा है बड़े स्तर पे, जैसे अगर आप साहित्य से संबंधित है तो साहित्य में किसी की कोई पुस्तक पब्लिश हो या किसी को कोई अवार्ड मिला हो तो वो चीजें आप देख लीजिएगा, वहां से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे से पूछा गया, जैसे कि आप बताएंगे तो मेरा जो मूल निवास है वो किस जिले से संबंधित है, कोटा जिले से संबंधित है। तो आप जिस भी जिले से संबंधित हो वहां के ऐतिहासिक और भौगोलिक जितनी भी विशेषताएं हैं उनके बारे में एक बार देख के जाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप किसी भी जिले से संबंधित हो वहां के ऐतिहासिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जो भी विशेषताएं हैं उनको आपको देख के जाना जरूरी है। क्योंकि मेरा इंटरव्यू फिर यहां से चालू हुआ, जैसे कोटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में विस्तृत है, कब इसको बनाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट कब इसमें लागू किया गया, ठीक है। फिर अगला मेरे से क्वेश्चन यहीं से पूछा गया कि अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या था कि अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। फिर नेक्स्ट चीज मेरे से पूछी गई कि राजस्थान का भराव क्षमता, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर कोटा के पास में ही रावत भाटा में है, ठीक है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में आता है लेकिन कोटा के बिल्कुल पास में है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया। फिर रावत भाटा में दूसरी चीज क्या फेमस है, तो अणु बिजली घर है, वो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। देन राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल, तो चंबल के बारे में मेरे से पूछा गया कि चंबल का उद्गम कहां से होता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कितने जिलों में प्रवाहित होती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। फिर यहीं से मेरा क्वेश्चन घूम गया राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, पहले 12 था, अब कितना हो गया इसका नंबर 52, कि ये कहां से लेके कहां तक जाता है, कौन कौन से जिलों से होकर जाता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। फिर यहां से मेरा अगला क्वेश्चन घूमा कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आप राजस्थान लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिए गए हैं तो आपको आरपीएससी के बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए। हमारा जो जीके का पेपर था वहां पे हमने सब कुछ पढ़ा है, तो नॉर्मल सी चीज है कि आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पता होना चाहिए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, कौन कौन से सदस्य हैं, कब इसकी स्थापना की गई, ठीक है, कार्यकाल कितना होता है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें अजमेर की भी पता होनी चाहिए। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की सबसे प्राचीन कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आना सागर है। तो यहां तक क्वेश्चन पूरा का पूरा जीके पर, मतलब आपका जो मूल निवास जिस जिले का है उससे रिलेटेड यहां चलेगा। आपका पूरा का पूरा जो
क्वालिफिकेशन है एकेडमिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नॉर्मली इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, 3 में से 2 में मेरे से लगभग कोटा के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा या आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी आपका मूल जिला है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके अलावा वहां पर लोकसभा सीट कौन सी है, कौन वहां से सांसद है, कौन वहां से विधायक चुन के आते हैं ये आपको जनरल क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरे से क्या पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद विषय विशेषज्ञों को ये ट्रांसफर कर देते हैं कि सर आप पूछिए। देन वो आपसे पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट का फील्ड कौन सा है। ये चीज ध्यान देना कि अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे इंटरेस्ट का फील्ड पूछा जाएगा कि जितने भी आपने पेपर पढ़े हैं अभी तक उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछने का उनका एक सिंपल सा उद्देश्य होता है कि आप किसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, आपसे उसमें से प्रश्न पूछे जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि सर मेरा जलवायु विज्ञान वाला पार्ट अच्छा है, ठीक है। देन मेरे से क्लाइमेटोलॉजी के ही क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपने जो पार्ट सबसे अच्छा बताया है तो आपसे सामने वाले एक्सपर्ट उम्मीद करते हैं कि आप अब उनके सवालों का जवाब देंगे। तो कोई भी एक पार्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट में कोई भी अलग अलग पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट को आप क्या कर लें, मजबूत कर लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ सके जब आप उनके सवालों का जवाब दें। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरा ये वाला पार्ट अच्छा है और फिर आपसे एक्सपर्ट ने उसमें से क्वेश्चन पूछे और आपको उसमें से क्वेश्चन आए ही नहीं, तो ये क्या पड़ता है, एक बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर बैड इंपैक्ट हम बोल सकते हैं हमारे साक्षात्कार पर। आप जवाब नहीं देंगे, उससे वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्यों नहीं दे रहे आप, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक बैड इंपैक्ट पड़ता है। तो जो भी आप पार्ट बताएं उनको कि सर इसमें से अच्छा है मेरा, तो या फिर मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर एक चीज आती है कि बोर्ड पे पढ़ाने वाली। कई साथी घबराते हैं कि बोर्ड पे कैसे पढ़ाना होता है, क्या पढ़वाएंगे, वो सारी चीजें हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको यहां पे थोड़ा बहुत बता दूं कि ये कंपलसरी चीज मान के चलिए कि आपसे कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू में बोर्ड पर तो पढ़वाएंगे। यहीं पर साइड में आपके क्या लगा होता है, एक व्हाइट बोर्ड लगा होता है और इस व्हाइट बोर्ड के पास में एक टेबल पर आपके मार्कर रखे हुए होते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर जाके आपको पढ़ाना है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको राजस्थान और भारत का नक्शा बनाना आना चाहिए। ये वो देखते हैं कि ये कैंडिडेट जब बोर्ड पे पढ़ाएगा तो क्या इसको राजस्थान का मैप बनाना आ रहा है, क्या इसको भारत का मैप बनाना आ रहा है। अगर नहीं आता और आप केवल ऐसे ही बना देते हैं तो ये भी एक बुरा प्रभाव, मतलब कह सकते हैं हम, बैड इंपैक्ट दिखाता है, ठीक है। विषय का चयन करके जाएं। सामान्य तौर पर आपको वही विषय बोलेंगे जो आप तैयार करके जाएंगे, लेकिन विषय जब आप यहां पढ़ाएं तो ऐसा कोई भी अनावश्यक शब्द ना बोलें जिसकी आपसे व्याख्या ना हो। और यह चीज आपको पूरे के पूरे इंटरव्यू में ही ध्यान रखनी है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा ज्ञान दिखाने के लिए हम बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, फिर जो हमारे सामने विषय विशेषज्ञ बैठे हैं वो अगला ही क्वेश्चन उन्हीं शब्दों में से उठा के पूछते हैं आपसे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय उद्यान, उस वाले क्वेश्चन में मैंने मुंह से अभयारण्य निकल गया, तो उनका अगला ही प्रश्न यह था कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य अलग अलग होते हैं क्या, अगर हां तो क्या अंतर होते हैं और क्या क्राइटेरिया या फिर क्या मापदंड होते हैं कि किसी को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और किसी को क्या कहा जाता है, अभयारण्य कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचे जो आप उसकी व्याख्या न कर सके या करने में आपको क्या हो, कठिनाई हो, ठीक है। पूरा का पूरा इंटरव्यू हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इंटरव्यू को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आप अगर
कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप अपने इंटरव्यू को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जो आप देंगे उसी में से अगला क्वेश्चन बनता है और फिर उसी में से अगला क्वेश्चन बनेगा। तो कोशिश ये कीजिए, और ये आसानी से हो जाता है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है कि आप प्रैक्टिस करें कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें जिसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिए, यदि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, ध्यान देना, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप उसके लिए मना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न खत्म होते ही उसके लिए क्या कर दें, मना कर दें। जैसे जहां विशेषज्ञ का प्रश्न खत्म हुआ और आपने कहा नहीं आता, आप थोड़ा सा समय लीजिए, 15-20 सेकंड सोचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। मेरे साथ हो चुका, ठीक है, मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेरे को उसका आंसर नहीं आया। 2010 वाले साक्षात्कार की बात कर रहा हूं, तो उस समय वैसे भी मैं पहली बार गया था तो घबराया हुआ था। तो जैसे ही मेरे से क्वेश्चन किया, मैंने कहा सॉरी सर नहीं आता, तो उन्होंने मेरे से नेक्स्ट चीज क्या बोली कि अरे सोचो तो सही, आप सोचो तो सही, क्या पता आपको इसके बारे में कुछ पता चल जाए। ठीक है, तो 10, 15, 20 सेकंड का आप समय लीजिए, आप सोचने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। मना करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन गलत आंसर मत देना। आप उनको, सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते, वो विषय विशेषज्ञ हैं, हमसे कई गुना ज्यादा नॉलेज लेके वो वहां पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मना कर सकते हैं। और यही उल्टी चीज कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा आता है, फिर भी आप 10, 15, 20 सेकंड का समय लीजिए, मन में ही उसकी रूपरेखा बनाइए कि किस तरीके से आपको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्योंकि हम जिस पद के लिए जा रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज व्याख्याता है, हमें हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए। सामने जो लोग बैठे हैं वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि ये विषय विशेषज्ञ बनने के काबिल है या नहीं है। अगर उनको आप में पोटेंशियल दिखता है तो वो आपको अच्छे मार्क्स देख के क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन हमारे रिटर्न प्लस इंटरव्यू पे होता है, लेकिन इंटरव्यू में अगर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम कईयों से ऊपर आ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखनी है। इसके अलावा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप में क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी दिखनी चाहिए, सकारात्मक रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। आप जब आपके आंसर दें, आप जब रूम में जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज साक्षात्कार की क्या होती है कि वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट आया है क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल है, क्या ये पढ़ा सकता है, बस उनको ये देखना है। क्यों? क्योंकि आपकी फैक्चुअल लैंग्वेज जो नॉलेज है वो आपके वो पेपर में चेक कर चुके हैं, वहां पर आपके फैक्ट नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस। क्या आप बोर्ड पे पढ़ा सकते हो, क्या आप पढ़ाने में कंफर्टेबल फील करते हो, तो ऐसा उनका क्या होता है, मानना होता है, यही वो क्या कर रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये मैंने अपने अनुभव शेयर किए आपसे, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। कॉन्फिडेंट रहिए, तैयार रहिए। अंत में भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।